उतरना है, ट्रांसफ़र होके जाना है। ले रहे हैं फ्लाइट, तो कोशिश करिए कि आपका जो कनेक्टिंग फ्लाइट रहे। ऐसा म तो फिर हुँ, वो मेरा गया, वो जो हाँ, इंटरनेशनल फ़्लाइट है मेरा दूसरा कनेक्टिंग फ़्लाइट है, वो फिर वो छूट मेरा नहीं जाएगा। मिलेगा फिर कुछ। फिर स्कैन हुआ है कहीं हुँ, पे, सिक्योरिटी चेक इन के पहले एक जगह स्कैन करता है। हुँ, स्कैन हुआ मतलब बंदा सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है, इमिग्रेशन के हुँ, पास कहीं पे है। तो पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं और आपका जो फ्लाइट है वो मुंबई से केन्या के लिए है, नैरोबी के लिए है, तो आप चेक कर लीजिए आपका टर्मिनल 1 से है या टर्मिनल 2 से, वैसे भी टर्मिनल 2 से ही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आ गया हूँ नई जानकारी के साथ। हमारे साथ अमित भाई हैं जो अभी इंडिया से ट्रैवल करके केन्या आए हैं और कई बार तकरीबन ये हम मेरे हिसाब से 5-6 साल से हैं यहाँ पे और समझिए कि हर साल आते जाते रहते हैं। तो इनके साथ इनके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है अलग अलग, लेकिन अभी इस बार जो हुआ ये थोड़ा अलग था। तो इस बार आपके साथ क्या हुआ? देखिए, ये एक्चुअली इनका जो फ्लाइट था वो था पटना से मुंबई के लिए था और मुंबई से फिर नैरोबी के लिए था, लेकिन जो फ्लाइट थी वो कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो आपका फ्लाइट लेट हो गया था। अभी ऐसा है ना कि अभी क्या है कि ठंड की वजह से जो डोमेस्टिक फ़्लाइट वगैरह है, तो उसमें क्या हो रहा है कि नॉर्मली लेट रहता है। तो ऐसे दूसरा नॉर्मली फ़्लाइट लेते हैं तो कोशिश करते हैं जो लेआउट टाइम रहेगा अगर कनेक्टिंग है, तो 3 घंटा का कोशिश करते हैं रखने का। हम्म, इस बार क्या हुआ वो 2.5 घंटा का था, तो 2.5 घंटा इनफ टाइम है क्योंकि फिर पटना से जो मुंबई का फ़्लाइट है वो ऑलमोस्ट 2 घंटे का है। तो आपको 2 घंटा उधर है, फिर 2 घंटा 2.5 घंटा का उधर है हम्म, और सेम टर्मिनल से आपको नेक्स्ट फ़्लाइट है। तो मेरा ठीक है, 2 घंटा का 2.5 घंटा का लेआउट है, मतलब क्लियर करने में इमिग्रेशन वगैरह करना है, जैसे सिक्योरिटी चेक इन करना है, आपको मैक्सिमम 1 घंटा जाएगा ये सब हाँ, करने में। जो भी आप कुछ करना है नहीं, डायरेक्ट उतरना है, ट्रांसफ़र होके जाना है, सिक्योरिटी लगेज तो चेक इन पटना कर। में ही जमा हो गया हाँ, था। वो लगेज उधर ले लेता है, डायरेक्ट नैरोबी मिलेगा। अगर कनेक्टिंग रहता है, कनेक्टिंग अगर 2-3 घंटा का रहता है, तो वो लगेज डायरेक्ट मिलता है। अगर तो ये कनेक्टिंग में एक टर्म कंडीशन है, अगर आप कनेक्टिंग सेम फ्लाइट का है मतलब कि सेम एयरलाइन है तो उसमें ठीक है, तो आपका लगेज जमा होगा। लगेज, हाँ, लगेज डायरेक्ट जहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन है हम्म, वहाँ मिल जाएगा क्योंकि अगर। उसमें एक दूसरी चीज़ एक बार बता दूं आप लोगों को कि अगर जो भी फ्लाइट है, जितनी फ्लाइट है इंडिगो की, सब मुंबई से नैरोबी के लिए है। अगर आप मुंबई, अगर कहीं आप डोमेस्टिक कहीं से फ्लाइट ले रहे हैं, मान लिया पटना से ले रहे हैं, लखनऊ से ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं फ्लाइट, तो कोशिश करिए कि आपका जो कनेक्टिंग फ्लाइट रहे। ऐसा मतलब कि एक ही एयरलाइन से लीजिए। ऐसा नहीं कि अगर सस्ता मिल रहा है तो आप किसी दूसरे एयरलाइन से आगे मुंबई, फिर वहाँ से आप पकड़ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अगर आपके पास सेम एयरलाइन का टिकट है तो उसमें फ़ायदा होता है, जो भी इनके साथ हुआ जो नहीं फ़ायदा। नहीं, फायदा क्या है कि अगर कनेक्टिंग जब टिकट निकाल रहे हैं ना, उसी टाइम कनेक्टिंग निकालना पड़ेगा। तो हाँ, वो फायदा है। अगर टिकट अलग अलग निकाल रहे हैं तो तो फिर उसमें थोड़ा नुकसान वो हो जाएगा, कनेक्टिंग नहीं हुआ। तो उसमें नुकसान हो जाएगा आप लोगों फिर का। वो अलग हो गया। कनेक्टिंग मतलब कि सेम टाइम में जो टिकट निकला डायरेक्ट नैरोबी टू पटना का निकला, तो वो कनेक्टिंग हो गया। तो उसमें लेआउट आप जितना घंटा का लेना है, 2 घंटा 3 घंटा चार नहीं घंटा नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, उनको अगर प्राइस दिख रहा है कि हम डोमेस्टिक फ्लाइट का प्राइस है जो पटना हाँ से या फिर हाँ, लखनऊ से जो है वो कम फिर है, नहीं हुआ यहाँ से कनेक्टेड। ज़्यादा है, फिर अगर तो उसमें डिले हो गया तो उसमें फिर दिक्कत हो जाता है। उसमें क्या प्रॉब्लम है ना, तो उसमें अगर जैसे डोमेस्टिक फ्लाइट मेरा पटना से मुंबई का था, अगर 1-2 घंटा लेट हो गया, तो फिर हम्म, वो मेरा गया, वो जो हाँ, इंटरनेशनल फ्लाइट है मेरा दूसरा कनेक्टिंग फ्लाइट है, वो फिर वो छूट मेरा नहीं जाएगा। मिलेगा फिर कुछ, क्योंकि वो साथ में टिकट नहीं है, कनेक्टिंग नहीं था वो। हम्म, अभी कनेक्टिंग का ऐसा है ना कि जैसे जैसे पटना से लिए 2-2.5 घंटा कनेक्टिंग है, तो वो जो लगेज मिलेगा डायरेक्ट मेरा इधर फाइनल डेस्टिनेशन मिल जाएगा। अगर लेआउट अगर मेरा 3 घंटा से ज़्यादा है, लाइक 4 घंटा 5 घंटा का लेआउट है, तो उसमें चांसेस रहता है कि आपका लगेज दे देगा वापस, फिर हम्म। से आपको वापस से। लेकिन मुझे लगता है मैक्सिमम केस में यही होता है, अगर कनेक्टिंग फ्लाइट है हम्म, तो आपको लगेज जमा कर लेंगे जहाँ जो आपका पहला। वो डिपेंड करता है कि आपका लेआउट कितना है, क्योंकि मेरा हम्म, एक बार और था, मेरा पटना से यहीं का था, उस हम्म, टाइम एयर इंडिया था। हम्म, तो लेआउट मेरा था लगभग 7-8 घंटा का दिल्ली हम्म, में, मतलब पटना टू दिल्ली या दिल्ली से यहाँ का था। हम्म, तो लेआउट था लगभग 7 घंटा के आसपास का था, तो हम्म। वो लगेज वापस कर दिए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो और रहा है दूसरा ना। चीज़ क्या है, अगर वहाँ पे भी इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता है, वो जो भी आपका जो मुंबई भी से होगा वो मुंबई में ही होगा, मुंबई में, इमिग्रेशन वगैरह जो तो भी अगर होगा ना। आपका सामान जमा हो गया और इमिग्रेशन नहीं क्लियर हो पाया हम्म, तो उसमें दिक्कत है, आपको जाके फिर हाँ सामान रोकना हाँ, पड़ेगा, वही इसीलिए चला वो जाए। ज़्यादा टाइम रहता है तो सामान सामान वापस कर देता है वो। वापस कर देते हैं, फिर आप जब हाँ, निकलेंगे इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए तो आपको वहाँ वहाँ पे सामान जमा करना पड़ेगा। हम्म।
तो इनके साथ क्या हुआ कि जो पटना से मुंबई की फ्लाइट थी वो डिले हो गई, और डिले होने के कारण जो उनका उस दिन का फ्लाइट था वो मिस हो गया, वो नहीं पकड़ पाए। तो एयरलाइन वालों ने क्या किया, उन्होंने फिर इनको होटल दिया, 3 स्टार होटल दिया एक दिन स्टे करने के लिए। उन्होंने 2 ऑप्शन दिया कि या तो आप पैसा ले लीजिए और वापस चले जाइए, या तो फिर आप दूसरा टिकट कर लीजिए दूसरे दिन का। तो बेहतर यही था एक दिन इंतजार करके चले आना, क्योंकि आना है था ही। तो ये हुआ इनके साथ। ऐसा है ना कि वो उसका सिस्टम क्या है कि जैसे मेरा मुंबई लैंड हुआ लगभग 40 मिनट पहले, जो मेरा नेक्स्ट फ्लाइट है उससे 40 मिनट पहले लैंड हुआ, तो मतलब टाइम इनफ था कि मेरा सिक्योरिटी चेक इन होके और इमिग्रेशन हो सकता था। बट ये जो फ्लाइट वाले हैं ना, एयरलाइन वालों का सिस्टम ऐसा है कि कम से कम 1 घंटा, मतलब उनको ऐसा कुछ करना चाहिए कि अगर मेरा फ्लाइट डिले है, लेट है, 30 मिनट्स टाइम बचा है, तो कुछ तो कुछ एक्स्ट्रा फास्ट होना कुछ चाहिए। करना चाहिए उनको, लेकिन ऐसा सिस्टम कुछ है नहीं। मतलब उनका कहना है कि इस बारे में बात हुआ मेरा, तो वो क्या कर रहे हैं कि जो इमिग्रेशन वाले हैं वो एयरलाइन वालों का नहीं सुनते हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। अगर इमिग्रेशन वाले देखे कि आपका फ्लाइट का टाइम कम से कम 1 घंटा होना चाहिए, नहीं तो फिर वहाँ पे लफड़ा करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर एक बार ये सिक्योरिटी चेक इन हो गया इनका, तब इनके ऊपर आ जाता है कैसे भी पैसेंजर को लेके जाना है। मतलब बंदा वहां से ट्रांसफर होके हाँ, हो आया है, गया। आपका सिक्योरिटी चेक इन हुआ है, सिक्योरिटी चेक इन हुआ मतलब आपका जो बोर्डिंग पास है स्कैन हुआ है कहीं पे, सिक्योरिटी चेक इन के पहले एक जगह स्कैन करता है, स्कैन हुआ मतलब बंदा सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है, इमिग्रेशन के पास कहीं पे है, तो उनके पास सारा डिटेल जाते रहता है कौन कौन बंदा स्कैन हो चुका है, उसका मतलब ट्रांसफर से अंदर जा चुका है। तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब जो सिक्योरिटी चेक इन के पहले खड़े रहते हैं, वो जो जिस कंट्री का है, जैसे मेरे साथ 3 बंदा और था, वो उन लोग का दुबई का था, तो वो वहीं पे चिल्ला रहे हैं कि दुबई, नैरोबी, मतलब जिस कंट्री का है जिसका डिले हो चुका है, तो वहाँ पे 5-6 बंदा को रोक लिए। अभी क्या हुआ कि उन लोग का सिस्टम ऐसा है कि जैसे आपका जो नेक्स्ट फ्लाइट है वो अगर उसका टाइम 8 घंटा है, ठीक है, मतलब 8 घंटा से पहले नेक्स्ट फ्लाइट है, तब कुछ नहीं देगा। बहुत होगा आप ज़्यादा बोले तो आपको नाश्ता वगैरह देगा, आपको स्टे नहीं देगा। वो स्टे का कंडीशन वही है कि आपका 8 घंटा से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 8 घंटा का आपका नेक्स्ट फ्लाइट होना चाहिए, 8 घंटा के बाद का नेक्स्ट फ्लाइट होना चाहिए, तो आपको स्टे देगा। तो मेरा क्या था कि मुंबई से जो नैरोबी के लिए इंडिगो का फ्लाइट चलता है, वो एक दिन में एक ही फ्लाइट है। मतलब उसका अगर यहाँ के लिए 2-3 फ्लाइट रहता, जैसे दुबई के लिए इंडिगो का बहुत सारा फ्लाइट है, बहुत सारा फ्लाइट तो वो जो नेक्स्ट फ्लाइट है उसमें अगर उसमें सीट खाली है तो वो दे देगा। तो मेरे साथ ऑप्शन नहीं था उसका, तो उनका था कि 2 ऑप्शन आप कर सकते हैं, अगर आपको बहुत अर्जेंट है, आपको जाना है, तो जो फेयर था आपका वो फेयर वापस करेगा, ठीक है, आप अपना उसमें जो भी नेक्स्ट फ्लाइट लेके चले जाओ आपके हिसाब से। दूसरा है कि उसका जो नेक्स्ट फ्लाइट होगा उसमें अगर सीट खाली होगा तो आपको नेक्स्ट फ्लाइट देगा, तब तक के लिए वो अपने हिसाब से आपको होटल देगा। तो आपको उस टाइम रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं मेरे को एटलीस्ट ये होटल चाहिए, ये जो भी है, आपको रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ चाहिए, नहीं मांगेगा तो नहीं देगा। रिफ्रेशमेंट के लिए चाहिए तो मेरे को रिफ्रेशमेंट के लिए एयरपोर्ट पे दिया, फिर मांगने के बाद फिर मेरे को खाने के लिए हम बोले कि अभी रात में लगभग 1 बज गया था, अभी होटल में जाएंगे, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मेरे को यहीं से एयरपोर्ट से खाना मिलना चाहिए, तो मेरे एयरपोर्ट से खाना दिया। फिर वहाँ गया तो फिर वहाँ पे फ़ोन किया, तो वहाँ पे रिसेप्शन में तो खाना अवेलेबल था वहाँ पे, रात का डिनर वगैरह, तो खाना वगैरह जो भी है दिया। तो वो मांगना पड़ता है, नहीं मांगेंगे तो वो नहीं देगा बिना कुछ। उनका बच जाता है। हाँ, मतलब वो क्या है कि उनका क्या कहना है कि जैसे इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, तो उनका कहना है कि ये लो कॉस्ट कैरियर है, तो लो कॉस्ट कैरियर है तो हम इतना नहीं दे सकते। यहाँ तक कि फ्लाइट में पानी भी नहीं देते हैं, हाँ, नहीं मांगे तो उनका पानी भी कहना नहीं यही है कि सीधे अगर वो देखेंगे उसका जो टिकट वगैरह जब काटते हैं उसमें क्लियर लिखा रहता है कि इंडिगो या स्पाइस जेट वगैरह लो कॉस्ट कैरियर, उसमें लिखा रहता है, तो वो उनका एक है कि मेरा लो कॉस्ट कैरियर है, सिंपल है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो बोलना पड़ेगा आपको। लेकिन फिर भी ये भी है कि अगर आप लेआउट ले रहे हैं 8 घंटा से ज़्यादा का, तब वो होटल नहीं देगा। जैसे है ना कि जैसे 8 घंटा हो का अगर नेक्स्ट फ्लाइट 8 घंटा बाद है उसका, तो अगर उनका गलती है तो वो होटल देगा। अगर आप खुद से लेआउट ले रहे हैं 6 घंटा से ज्यादा का, 8 घंटा ज्यादा का, 12 घंटा लेआउट, तो वो नहीं देगा कुछ। जैसे एक फ्लाइट है, एयरलाइन है आपको, इथोपियन एयरलाइंस है, ठीक है,
इथियोपिया एयरलाइंस में क्या है कि अगर उनका लेआउट 6 घंटा से ज़्यादा का है, 8 घंटा भी नहीं, 6 घंटा से ज़्यादा का है, तो वो देंगे। तो वो खुद से देगा, आपको कुछ नहीं करना है। वो आपको टोकन वगैरह दे देगा, बाहर खड़ा रहेगा, होटल का वैन वगैरह खड़ा रहेगा, कार वगैरह, वो आपको लेके जाएगा। 6 घंटा का भी है तो लेके जाएगा, उनका ऐसा है। लेकिन ये क्या है कि इनका नहीं है, इनका सीधे है कि मेरा लो कॉस्ट कैरियर है, अगर आप खुद से डिसाइड किए हैं कि लेआउट मेरा इतना घंटा का रहेगा, हाँ, तो आप बहुत सारा समझिए ऑप्शन ना। रहता है ना, लेआउट दिखता है जब टिकट आप कनेक्टिंग हाँ। निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन में नहीं देगा, फिर उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये रहा इनकी यात्रा का अनुभव और जो इनके साथ हुआ। और दूसरी चीज़ बता दूं, अगर आप पहली बार ट्रेवल कर रहे हैं और आपका जो फ्लाइट है वो मुंबई से केन्या के लिए है, नैरोबी के लिए है, तो आप चेक कर लीजिए आपका टर्मिनल 1 से है या टर्मिनल 2 से। वैसे भी टर्मिनल 2 से ही इंटरनेशनल फ्लाइट होती है। तो टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 की जो दूरी है वो लगभग 30-35 मिनट की है, जबकि आपको टर्मिनल 1 से बस मिलता है एयरलाइन द्वारा या अथॉरिटी द्वारा, बस चालू रहता है, वहाँ पे आपको बस मिलेगा और टर्मिनल 2 पे ले जाएगा। ये वहाँ कनेक्टिंग से आप में क्या है ना जाइए। कि जो कनेक्टिंग में नॉर्मली वो लोग कोशिश करता है कि सेम टर्मिनल से देने का। जो कनेक्टिंग में जितना भी हम लिए हैं, देखिए कोशिश रहता है हाँ, कि कि सेम सेम टर्मिनल टर्मिनल से से रहे, ही कोई दे। दिक्कत ना हो। नॉर्मली T2 से ही मुंबई में खुलता है, तो कोशिश मैक्सिमम उसका वही रहता है, और रेयर केस में कभी इधर उधर तो अभी होता है। आप भी जब भी टिकट बुक करें तो उसको आप चेक कर लीजिए कि आपका टर्मिनल 2 पे लैंड हो रहा है जो डोमेस्टिक फ्लाइट, या टर्मिनल 1 पे। अगर 1 पे है तो थोड़ा आपको थोड़ा मशक्कत करनी पड़ सकती है, अगर 2 पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या है ना कि अगर ऐसा है तो आपको लेआउट ज़्यादा लंबा लेना पड़ेगा, क्योंकि एक हम्म। तो आपको पहले तो उसको एग्जिट करना है, हाँ, एग्जिट करना एग्जिट है, फिर करके बस आप पकड़ के नेक्स्ट जाना है दूसरे टर्मिनल पे। गए, फिर वहां पे आपको एंट्री के टाइम भी कितना लंबा लाइन है पता नहीं है, वो भी अलग है। फिर वहां पे स्कैन करेगा, फिर से आपको मतलब मान के सिक्योरिटी चेक चलिए इन कि करना अगर है। T1 से T2 जाना है, वहां से आपका इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो आपको 3.5-4 घंटे तो आप मिनिमम मान के चलिए, इतना टाइम आपको चाहिए जो कि कंफर्टेबल होकर आप सब कुछ क्लियर कर सकें, क्योंकि इमिग्रेशन में काफ़ी सारा सवाल जवाब होता है अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो। क्योंकि ये जो एयरलाइन वालों का तय है कि 1 घंटा पहले उनका जो काउंटर बंद कर देता है। अगर 1 घंटा का फ्लाइट का टाइम है आपका, तो वो काउंटर बंद हो जाएगा आपका, वो ऑप्शन नहीं है। तो 2 घंटा तो कम से कम लेके चलना पड़ेगा इंटरनेशनल के लिए। तो ये रहा आज का वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल केन्या ट्रैवल को चेकआउट करिए। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।